गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। आज जो हमारी बातचीत होगी ऑफिसर्स ऑन ट्रैक इस सीरीज में, वो बातचीत होगी प्रॉस्पेक्टस पर। कंपनीज एक्ट की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट पर हमारी चर्चा लगातार चल रही है और मैं एक एक टॉपिक को कवर करता हुआ चल रहा हूं। जो भी इंपॉर्टेंट बातचीत है सब कुछ हो रहा है। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, बीआरबीएल में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातचीत वहां कवर हो चुकी है। मॉड्यूल डी भी मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो हम लोगों ने लगभग 70% तक कवर कर लिया। आज इस टॉपिक के साथ 70% से भी ज्यादा कवर हो जाएगा। ये सारी क्लासेस मैं आपको बार बार बताता रहता हूं। जो क्लासेस आपके पीछे छूट गई हैं वो सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पर लाइव सेक्शन में। और अगर कोई क्लास आपको लाइव सेक्शन में नहीं दिखाई दे रही है तो आप उसे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। जल्दी प्लेलिस्ट भी इसके लिए तैयार करवा दिया जाएगा। कंपनीज एक्ट में जो आज हम बातचीत करने वाले हैं वो है प्रॉस्पेक्टस। क्या क्या बातचीत होगी, सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉस्पेक्टस होता क्या है, और 4 प्रकार के जो प्रॉस्पेक्टस आपके सिलेबस में हैं उन पर हमारी बातचीत होगी। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस और अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस। इस मुद्दों इन 4 प्रॉस्पेक्टस पर हमारी बातचीत होनी है। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि प्रॉस्पेक्टस क्या है। देखिए, प्रॉस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 70 के अंतर्गत। सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन है और सेक्शन 2 के जितने भी सब सेक्शन है वो सारे किसी ना किसी चीज की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 70 में प्रॉस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है। सेक्शन याद करना बीआरबीएल के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, अगर बने भी तो बामुश्किल 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए सेक्शन पर आप अपना समय मत लगाइएगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा और सेक्शन में जो कंटेंट लिखा गया है उस कंटेंट को समझने की कोशिश करिएगा। सेक्शन नहीं पूछा जाएगा कि प्रॉस्पेक्टस कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया। तो प्रॉस्पेक्टस है क्या? देखिए, अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस के डेफिनेशन में कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ये कहता है कि प्रॉस्पेक्टस में शामिल है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 32 में है और आपका सेल्फ प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 31 में। तो रेड हेरिंग और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस के साथ साथ ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे कोई नोटिस हो, चाहे कोई सर्कुलर हो, चाहे कोई एडवर्टीजमेंट हो, चाहे ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक के पास इसलिए जारी किया जा रहा है ताकि उन्हें शेयर्स को खरीदने के लिए इनवाइट किया जा सके, उन्हें शेयर्स को ऑफर किया जा सके, इस उद्देश्य के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट जारी किया जा रहा है तो वो सब प्रॉस्पेक्टस कहलाएंगे। चाहे वो कोई नोटिस हो, चाहे कोई एडवर्टीजमेंट हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे कोई सर्कुलर हो, वो सब के सब कहलाते हैं आपके प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस क्या है, इसकी डेफिनेशन एक बार और फिर से आसान भाषा में समझते हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ये कहता है कि प्रॉस्पेक्टस, जिसमें इंक्लूड है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, साथ ही साथ ऐसे सारे डॉक्यूमेंट, ऐसे सारे सर्कुलर, ऐसे सारे नोटिस, ऐसे सारे एडवर्टीजमेंट जिनका उद्देश्य, जिनको प्रॉस्पेक्टस के रूप में जारी किया जा रहा है ताकि पब्लिक को इनवाइट किया जा सके, पब्लिक को ऑफर किया जा सके, शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को बुलाया जा सके, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट अगर इस उद्देश्य के साथ जारी किए जा रहे हैं, चाहे नोटिस, कोई एडवर्टीजमेंट, कोई सर्कुलर या कोई डॉक्यूमेंट, तो वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे? प्रॉस्पेक्टस माने जाएंगे। तो प्रॉस्पेक्टस क्या है, ये बात उम्मीद है एकदम से क्लियर होगी। चलिए यहां पर देखते हैं भैया। देखिए क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 डिफाइंस अ प्रॉस्पेक्टस एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब है या जो इशू किया जा रहा है एज अ प्रॉस्पेक्टस, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रॉस्पेक्टस के रूप में जारी किया जा रहा है वो प्रॉस्पेक्टस माना जाएगा, जिसमें इंक्लूड है, इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जो आगे सेक्शन 32 में डिफाइन किया गया है, और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस जो आगे 31 में डिफाइन किया गया है, या मतलब इन दोनों के अलावा या कोई भी ऐसा नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या कोई भी और डॉक्यूमेंट जो इनवाइट करता है ऑफर फ्रॉम द पब्लिक, क्या करने के लिए? फॉर सब्सक्राइबिंग और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, किसी कंपनी की सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए, पब्लिक को उसको सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को जो हम ऑफर इशू कर रहे हैं वो बेसिकली क्या कहला रहा है? हाँ, प्रॉस्पेक्टस। वो चाहे कोई एडवर्टीजमेंट, डॉक्यूमेंट कुछ भी हो, रेड हेरिंग, इंक्लूडिंग रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस क्या है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब एक एक करके सारे प्रॉस्पेक्टस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 32 हम समझेंगे, 31 सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, फिर सेक्शन 32 में हम देखेंगे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, फिर हम देखेंगे डीम्ड प्रॉस्पेक्टस जो सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है, फिर हम देखेंगे अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस जो सेक्शन 33 में डिफाइन किया गया है। चलिए अब यहां पर जो प्रॉस्पेक्टस का सीक्वेंस मैंने रखा है वो कोई क्रम में नहीं रखा गया है, जो इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से रखा गया है। क्लियर है? चलिए अब चूंकि मैंने 2 प्रॉस्पेक्टस आपके साथ डिफाइन करने हैं जो कि खुद डेफिनेशन में लिखे हैं, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 31 में आपको दिखाई देगा, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 32 में, इसलिए इन दोनों को साथ में रखा गया ताकि आपको याद है सेक्शन 31 सेक्शन 32। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। SHELF, शेल्फ का मतलब, इस वाले शेल्फ का मतलब होता है लाइफ, जीवन, है ना। देखिए कई बार क्या होता है कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे या कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें साल में 1 से ज्यादा बार सिक्योरिटीज जारी करनी होती हैं।
अब जब भी सिक्योरिटीज जारी होगा तो सेबी की गाइडलाइंस ये है कि पब्लिक के बीच में आपको प्रोस्पेक्टस जारी करना था। प्रोस्पेक्टस देखिए, डेफिनेशन तो हमने समझ ली। प्रोस्पेक्टस बेसिकली करता क्या है? प्रोस्पेक्टस आपको उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन देता है, सब कुछ, कंपनी की पूंजी कैसी है, कंपनी कितने शेयर्स जारी कर रही है, सारी इंफॉर्मेशन होगी, यहां तक कि कंपनी पर कितने मुकदमे हैं, सब कुछ आपको प्रोस्पेक्टस में दिखाई देगा। प्रोस्पेक्टस एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। प्रोस्पेक्टस 500 पेज, 600 पेज, 500 600 पेज का एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है भैया ना। प्रोस्पेक्टस ऐसा नहीं 2 4 10 पेज का प्रोस्पेक्टस, नहीं। प्रोस्पेक्टस बहुत मोटा, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। 500 600 700 पेज के डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इशू करने के पहले प्रोस्पेक्टस जारी करना जरूरी होता है। अब जितनी बार आप सब्सक्रिप्शन इशू करेंगे प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी होता है। हाँ, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रोस्पेक्टस देना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में जारी कर रहे हैं, नए सब्सक्राइबर अगर आपके पास आ रहे हैं तो उनके पास प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन इशू करने के पहले प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। अब एक कंपनी है जिसको एक से ज्यादा बार अपने शेयर्स जारी करने हैं मार्केट में, एक से ज्यादा बार वो अपनी जो प्रतिभूतियां उनको बेचना चाहता है, तो हर बार अगर वो प्रोस्पेक्टस जारी करेगा तो उसके एक लंबा लीगल प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए उसको एक सुविधा दी गई सेल्फ प्रोस्पेक्टस के मामले में। अब सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये प्रोस्पेक्टस, लेकिन एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसमें अगर कोई कंपनी सेल्फ प्रोस्पेक्टस को जारी करती है तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है। क्लियर है? अभी इस 1 साल का मतलब क्या है? अगर आपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है तो अगले 1 साल तक, ध्यान से इस बात को समझिएगा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद अगले 1 साल तक आप एक से ज्यादा बार सिक्योरिटीज जारी कर सकते हैं। आपको कोई नया प्रोस्पेक्टस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आपने एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया तो अगले 1 साल तक आप एक से ज्यादा बार मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज जारी कर सकते हैं। आपको कोई नया प्रोस्पेक्टस बार बार इशू करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जैसे मान लेते हैं कि एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस जारी किया गया, कंपनी ने सिक्योरिटी जारी कर दी। सेल्फ प्रोस्पेक्टस कंपनी को सुविधा दे देता है कि आपको बार बार सिक्योरिटी इशू करने के पहले प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं है। 1 साल इसकी वैलिडिटी, 1 साल में आप एक से ज्यादा बार सिक्योरिटी जारी करिए बिना कोई नया प्रोस्पेक्टस जारी किए। लेकिन इस 1 साल में कंपनी की कुछ फाइनेंशियल हेल्थ में भी तो परिवर्तन आ सकता है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी तो बदल सकती है, उसमें भी अप्स एंड डाउन हो सकता है। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस ये कहता है कि भैया आपको नया प्रोस्पेक्टस नहीं जारी करना होगा बार बार, 1 साल के अंदर आप एक से ज्यादा बार सिक्योरिटी जारी करिए, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी करना होगा। क्लियर है? तो आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं अगर आपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है अगले 1 साल तक, चाहे जितनी बार आप सिक्योरिटी जारी करिए, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करना पड़ता है। और यहीं से एक सवाल बन जाता है, पूछा यह जा सकता है कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस कंपनीज को यह सुविधा दे देता है कि आप बिना कोई नया फर्दर प्रोस्पेक्टस जारी किए अगले 1 साल के भीतर एक से ज्यादा बार सिक्योरिटी जारी कर सकते हैं। लेकिन इन सिक्योरिटीज के साथ किस चीज का अटैचमेंट होना जरूरी है? तो वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है, जिसमें जो बहुत साइलेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, बस उतनी ही रखी जाती है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सब्सक्राइबर है, उनको पता चल सके कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी भी जारी की गई है, लेकिन पूरा नया प्रोस्पेक्टस आपको इशू करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम कहते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 31 में। क्लियर है भैया? चलिए, मैंने पॉइंट वाइज इसीलिए आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको बातें याद रहे। देखिए, सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इट इज अ प्रोस्पेक्टस वेयर सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन 1 और मोर इशू। ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जहां पर सिक्योरिटी जारी की जाती है एक या एक से ज्यादा बार ओवर अ सर्टेन पीरियड, एक निश्चित समय सीमा के भीतर। ओवर अ सर्टेन पीरियड, ओवर अ सर्टेन पीरियड का मतलब 1 साल है, यहां पर ध्यान रखिएगा। विदाउट इश्यूइंग अ न्यू प्रोस्पेक्टस ईच टाइम, हर बार बिना नया प्रोस्पेक्टस जारी किए, हर बार आपको नया प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं। और ये सर्टेन पीरियड कितना होता है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, 1 ईयर होता है। इट कैन बी इशू बाय क्लासेस ऑफ कंपनीज एज स्पेसिफाइड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया थ्रू रेगुलेशंस। अब कौन कौन इसको जारी कर सकता है? सेबी इसके लिए गाइडलाइन जारी करता है। ज्यादातर मामलों में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको एक से ज्यादा बार सिक्योरिटी जारी करनी होती है, तो वो इसका फायदा लेते हैं। द वैलिडिटी ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज मैक्सिमम 1 ईयर, यहां पर लिखा भी हुआ है। इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस 1 साल में, द कंपनी कैन ऑफर सिक्योरिटीज मल्टीपल टाइम्स विदाउट इशूइंग अनदर प्रोस्पेक्टस। इस 1 साल में कंपनी मल्टीपल टाइम अपनी सिक्योरिटी जनता को इशू कर सकती है बिना कोई नया प्रोस्पेक्टस जारी किए हुए। क्लियर है? बिफोर ईच सब्सिक्वेंट इशू, लेकिन जितनी बार आप सिक्योरिटी को जारी करेंगे, नया प्रोस्पेक्टस तो नहीं जारी करना पड़ेगा, बट द कंपनी मस्ट फाइल एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। केवल आपको कंपनी के आरओसी के साथ क्या करना होता है कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन भी इसको हम कहते हैं, वो आपको खाली जारी करना होता है। बस बार बार आपको प्रोस्पेक्टस जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? चलिए, नेक्स्ट है, अगला है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो अगले ही सेक्शन यानी सेक्शन 32 में डिफाइन किया गया है। रेड हेरिंग क्या होता है?
रेड हेरिंग नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले इसके नाम के पीछे की कहानी एक समझ लेते हैं। देखिए रेड हेरिंग एक मछली के नाम पर नाम पड़ा हुआ है, एक फिश के नाम पर नाम पड़ा हुआ है, जो बेसिकली क्या है आपको इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में देखने को आपको मिलेगी। ये मछली थोड़ी सी ऐसी है, मतलब उस एरिया में यूरोप में देखने को मिलती है, ब्रिटेन इंग्लैंड नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में आपको ये देखने को मिलता है। ये एक ऐसी मछली होती है जिसको गर्म किया जाता है तो इसमें बड़ी तीखी सी एक अलग सी स्मेल होती है जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का नाम उसी मछली पर पड़ा है। रेड हेरिंग का काम भी होता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, जो जनता है, जो सब्सक्राइबर्स है, उनको अट्रैक्ट करना। देखिए कई बार क्या होता है कि कंपनी को ये नहीं पता होता है कि उसको कितनी क्वांटिटी में शेयर जारी करने हैं, उसको नहीं पता है कि उसके शेयर की कितनी डिमांड है, उसको नहीं पता है कि उसको प्राइस क्या रखनी होगी, उसको एग्जैक्ट प्राइस अपनी नहीं पता चल पा रही कि अगर वो शेयर जारी करे तो किस वैल्यू पर शेयर को जारी करे, उसको नहीं पता है कि कितनी क्वांटिटी में सिक्योरिटी जारी होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी की डिमांड होगी या नहीं होगी। तो डिमांड को पता लगाने के लिए, बुक बिल्डिंग के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई एक कंपनी है जिसको नहीं पता है कि उसकी सिक्योरिटी मार्केट में बिकेगी या नहीं बिकेगी, बिकेगी तो कितनी बिकेगी, उसको नहीं पता किस प्राइस में हम जारी करें, तो अब ये कैसे वो पता लगाएगा। अब वो क्या करेगा, कुछ ऐसा इशू कर देगा जिसको अगर मांगा जाएगा तो उसकी डिमांड पता चल जाएगी। तो प्रोस्पेक्टस किस लिए जारी किया जा रहा है, आपको इन्वाइट करने के लिए, पब्लिक को इन्वाइट करने के लिए जारी किया जाता है कि भैया आओ हम अपनी सिक्योरिटी जारी करने वाले हैं, आप इसको आइए सब्सक्राइब करिए। तो ये डिमांड को पता लगाने के लिए बेसिकली जारी किया जाता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बुक बिल्डिंग के लिए, या एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको बुक बिल्डिंग के लिए करने के लिए इशू किया जाता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दो महत्वपूर्ण चीजें नहीं होती हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती, और यहीं से एक सवाल बन जाता है कि ऐसा कौन सा प्रोस्पेक्टस होता है जिसपे ये दो महत्वपूर्ण चीजें नहीं होती। क्या दो चीजें नहीं होती भैया, पहला, जो सिक्योरिटी है कितनी क्वांटिटी में जारी की जाती है वो क्वांटिटी नहीं होती है, उसमें क्वांटिटी नहीं लिखी होती, और कितना एग्जैक्ट प्राइस में पर सिक्योरिटी जारी की जा रही वो नहीं लिखी होती। एक प्राइस रेंज होता है बस, कि सिक्योरिटी इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में जारी की जा रही है। मतलब जैसे मान लेते हैं 110 रुपए से लेकर 130 रुपए के बीच में जारी की जाएगी। तो एक रेंज होता है, एग्जैक्ट कोई प्राइस नहीं होता है। तो ना तो एग्जैक्ट प्राइस होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, और ना ही क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं, कितनी क्वांटिटी में जारी किया जाएगा। बेसिकली इसको इशू किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है ये पता लगाने के लिए कि मार्केट में कितना डिमांड है हमारी सिक्योरिटी का, प्राइस इसकी हमें क्या तय की जाए। क्या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है भैया, जो कि बहुत जरूरी है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कोई फाइनल प्रोस्पेक्टस नहीं होता है, इसके बाद एक फाइनल प्रोस्पेक्टस कंपनी को जारी करना पड़ता है। अमूमन जब कंपनी पहली बार आईपीओ लाती है, छोटी मोटी जो कंपनीज होती हैं, जो भी कंपनीज पहली बार आईपीओ लाती हैं, तो अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ही वो इशू करती हैं। ठीक है जी, देखिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। It is issued by a public company before issuing the final prospectus to assess the demand for securities and the possible price। क्या कहा जा रहा है इसको, देखिए प्रोस्पेक्टस तो खैर पब्लिक कंपनी ही जारी करती है, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी ही नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम जो मेंबर्स की संख्या होती है वो 200 होती है। पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड होती है, इसलिए पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो पब्लिक कंपनी इसको जारी करती है, क्लियर है। किसके पहले, बिफोर इशूइंग द फाइनल प्रोस्पेक्टस। जैसा कि आपको पीछे बताया गया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइनल प्रोस्पेक्टस नहीं होता है, क्लियर हो गई। तो फाइनल प्रोस्पेक्टस जारी करने के पहले इसे जारी किया जाता है, क्या पता लगाने के लिए, क्या असेस करने के लिए, डिमांड कितनी है आपकी सिक्योरिटीज की, और पॉसिबल प्राइस आप क्या रख सकते हैं। इसलिए एक एग्जैक्ट प्राइस इसमें नहीं होती, बल्कि एक रेंज प्राइस की होती है। जैसा मैंने भी आपको बताया एग्जाम्पल के लिए कि 110 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में हम सिक्योरिटीज को जारी कर रहे हैं, या 50 से लेकर 100 रुपए के बीच में जारी कर रहे हैं। इट इज एक रेंज होती है। इट इज अ प्रोस्पेक्टस दैट डज नॉट कंटेन कंप्लीट डिटेल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड। इस पे कंप्लीट डिटेल नहीं होती, दो चीजें मिसिंग होती हैं। क्या क्या, क्वांटिटी और प्राइस ऑफ द, जो क्वांटिटी है कितनी सिक्योरिटी जारी होगी और क्या एग्जैक्ट प्राइस है, ये दो चीजें मिसिंग होती हैं। द पर्पस इज गॉज इन्वेस्टर इंटरेस्ट बिफोर द फाइनल इशू। फाइनल इशू करने के पहले ये जानने के लिए इसको जारी किया जाता है कि इन्वेस्टर्स का क्या इंटरेस्ट है, डिमांड को जानने के लिए इसको जारी किया जाता है। एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मस्ट फाइल विद द रजिस्ट्रार at least 3 days before the opening of the subscription list। जो आपका सब्सक्रिप्शन लिस्ट है उसके ओपन होने के कम से कम 3 दिन पहले, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, आरओसी के पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का रजिस्टर हो जाना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। दो प्रोस्पेक्टस क्लियर हो गए भैया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है और सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अब तीसरा हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 25 में। अब इसके पहले सेक्शन 33 देख लेते हैं, अब्रिज प्रोस्पेक्टस। मैं इस सीक्वेंस को ही सही कर देता हूं, चलो खैर ये रहने दो, पहले अब्रिज प्रोस्पेक्टस को समझ लेते हैं। देखिए अब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अब्रिज प्रोस्पेक्टस को अगर मैं एक लाइन में कहूं तो समरी प्रोस्पेक्टस है, ये प्रोस्पेक्टस की समरी है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है भैया, एक बहुत बल्की डॉक्यूमेंट होता है।
एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। कंपनी की हर इंफॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में मिलेगी। यहां तक मैंने आपको बताया कि कंपनी के ऊपर कितने मुकदमे हैं, कितने सिविल केसेस हैं, कितने क्रिमिनल केसेस हैं, वो सब कुछ प्रोस्पेक्टस में आपको दिखाई देगा। सब कुछ दिखाई देगा आपको प्रोस्पेक्टस में। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए प्रोस्पेक्टस ना तो 600 पेज का प्रोस्पेक्टस, हम अपनी बुक नहीं पढ़ पाते हैं 600 पेज की, जो सिलेबस है, जो जिंदगी बनाने वाला है उसको नहीं पढ़ पाते, तो प्रोस्पेक्टस कैसे कोई 600 पेज पढ़ेगा? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ा मुश्किल है। 600-700 पेज का कौन प्रोस्पेक्टस पढ़ने जाएगा? और प्रोस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए आज सेबी ये कहता है कि भैया एक प्रोस्पेक्टस आप जारी करिए, जिसको हम अब्रिस प्रोस्पेक्टस कहेंगे। अब्रिस प्रोस्पेक्टस में उस प्रोस्पेक्टस की समरी होती है, यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है केवल उनका ही एक कंपोजिशन होता है अब्रिस प्रोस्पेक्टस। तो ये बहुत छोटा हो जाता है, क्लियर है? तो केवल इंपॉर्टेंट बातें ही आपको, जो साइलेंट फीचर्स होते हैं वो केवल अब्रिस प्रोस्पेक्टस में लिखे, तो एक समरी प्रोस्पेक्टस है, ताकि आप इस समरी प्रोस्पेक्टस को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। समरी प्रोस्पेक्टस को पढ़ के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी आप उस सब्सक्रिप्शन के विषय में, कंपनी के विषय में ले लें, इसलिए अब्रिस प्रोस्पेक्टस को जारी किया जाता है। सेबी की गाइडलाइन ये है कि जब भी सब्सक्रिप्शन जारी किया जाएगा तो आपके प्रोस्पेक्टस के सब्सक्रिप्शन फॉर्म के साथ अब्रिस्ड प्रोस्पेक्टस को इशू करना जरूरी होता है, यानी अब्रिस्ड प्रोस्पेक्टस अटैच करना जरूरी होता है, ताकि एक समरी प्रोस्पेक्टस आपके पास पहुंच जाए, आप उसे पढ़ के सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान सकें। तो जब भी शेयर एप्लीकेशन जारी किए जाएंगे, एप्लीकेशन के साथ अब्रिस्ड प्रोस्पेक्टस का अटैच किया जाना मैंडेटरी होता है। तो अब्रिस्ड प्रोस्पेक्टस क्या है? एक समरी प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, जितनी बात। देखिए यहां पर क्या है, अब्रिस्ड प्रोस्पेक्टस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 33 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इट इज अ मेमोरेंडम कंटेनिंग द की और साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर, साइलेंट फीचर से केवल वही होते हैं। इट कंटेंट आर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी थ्रू रेगुलेशंस। क्या क्या होगा इसके कंटेंट में, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी, वो सेबी अपने रेगुलेशंस में बताता है। एंड अब्रिस्ड प्रोस्पेक्टस मस्ट बी अटैच्ड टू एवरी एप्लीकेशन फॉर्म इशूड फॉर परचेजिंग सिक्योरिटीज। तो हर एक एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ ये समरी प्रोस्पेक्टस यानी अब्रिस्ड प्रोस्पेक्टस अटैच करना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, ताकि जो इन्वेस्टर है वो कम से कम इंपॉर्टेंट फीचर्स को जान सकें। If a company fails to attach the abridged prospectus, it is liable to penalty of Rs 50,000 for each default. अगर कोई कंपनी एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ अब्रिस्ड प्रोस्पेक्टस को अटैच करने में फेल हो जाती है तो हर डिफॉल्ट के साथ उसे भैया 50,000 रुपए की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो अब्रिस्ड प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक समरी प्रोस्पेक्टस होता है। नेक्स्ट है आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जो सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। डीम्ड का मतलब क्या है कि ऐसा माना जाता है या ऐसा माना जा रहा है या उस रूप में माना जा रहा है, ये डीम का मतलब होता है। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रोस्पेक्टस के रूप में जारी किया जा रहा है, यानी जिसका उद्देश्य है प्रोस्पेक्टस के रूप में जारी होना, जिसको प्रोस्पेक्टस मान के जारी किया जा रहा है, ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट, नोटिस, सर्कुलर, सबके सब क्या माने जाएंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस माने जाएंगे। जिसको प्रोस्पेक्टस मान के जारी किया जा रहा है कि भैया मैं तो ये इसलिए जारी कर रहा हूं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन, मैं इसे प्रोस्पेक्टस के रूप में, जैसे मैं न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट निकाल रहा हूं और मैं उसे प्रोस्पेक्टस की तरह निकाल रहा हूं, प्रोस्पेक्टस मान के निकाल रहा हूं, प्रोस्पेक्टस के रूप में निकाल रहा हूं, तो वो एडवर्टीजमेंट क्या माना जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। क्लियर हो गई थी बात? तो जो प्रोस्पेक्टस मान के जारी किया जाता है वो क्या किया जाता है? उसे हम कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इट इज डॉक्यूमेंट दैट ऑफर द सेल ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक। ये क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ऑफर करता है पब्लिक को, भैया सिक्योरिटी सेल होने जा रही है। इन दिस केस द कंपनी फर्स्ट इशू सिक्योरिटीज टू अनदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन यूजुअली कॉल्ड एन इशू हाउस। अगला है द इशू हाउस। क्या होता है, कई बार हम क्या होता है अंडरराइटर की सेवाएं लेते हैं, इशू हाउस के माध्यम से जारी करते हैं, तो इशू हाउस इसको जारी करवाता है। द इशू हाउस देन ऑफर्स दीस सिक्योरिटीज टू द पब्लिक थ्रू एडवर्टीजमेंट और अदर मींस। तो एडवर्टीजमेंट के बाद साथ या नोटिस जारी करके या कोई सर्कुलर जारी करके इसको जारी किया जाता है। सच अ डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर ऑफरिंग द सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन ट्रीटेड एज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो एडवर्टीजमेंट के रूप में, जो नोटिस के रूप में, जिसका उद्देश्य है प्रोस्पेक्टस की तरह काम करना, कि प्रोस्पेक्टस की तरह ही काम करेगा, तो उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस के रूप में जानते हैं। क्लियर है भैया? तो आज के लिए हम लोगों ने क्या क्या बातचीत की, इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ये दोनों ही पूछे जाते हैं। फिर डीम्ड सेक्शन 25 और अब्रिज्ड। अब्रिज्ड मतलब जो समरी प्रोस्पेक्टस है उस पर हमारी बातचीत हुई। तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते हैं मित्रों। बाकी आपके साथ सूचनाएं मैं लगातार शेयर करता ही रहता हूं। आपका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, 24 मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन चलना है। 4 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कोई लेट फी नहीं पे करनी है। उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक में आपको 100 रुपए की लेट फी पे करनी है। तीसरे हफ्ते में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो नॉर्मल फीस के साथ 200 रुपए आपको अलग से फी पे करनी होती है। तो आप इन सब में मत उलझिए भैया, जितनी जल्दी हो सके अपना क्या नाम है ये
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए ताकि तैयारी पर आप पूरा फोकस कर पाए। महापैक में आप जुड़ सकते हैं। महापैक में आपको सारे रनिंग, सारे पेड बैचेस का एक्सेस मिलता है। इसमें आपको इलेक्टिव पेपर की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। ठीक हो गई जी इतनी बात? तो चलिए आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर। कुछ भी अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए, आप उससे जुड़ सकते हैं। या जेआईबी सीआईबी एग्जाम, शीर्ष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम, आप इसे टेलीग्राम पर सिंपली ऐसे टाइप करें तो भी आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट मुलाकात में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।